नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन खराब होने के बाद अखिलेश और मुलायम सिंह यादव में चल रही है बड़ी बैठक, और घंटे भर चली बैठक में पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत कर दिए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मंथन जारी है। सोमवार को एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ देर तक बैठक की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में संगठन में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में एसपी और बीएसपी का गठबंधन पूरी तरह फेल हो गया है। लखनऊ स्थित एसपी के मुख्यालय में बंद दरवाजे के पीछे मुलायम और अखिलेश के बीच करीब 1 घंटे की बैठक चली है। दोनों में रिव्यू मीटिंग में एक वरिष्ठ नेता और जिला बूथ वार कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने से पहले आपस में बातचीत की। दोनों नेताओं ने काडर और कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के बारे में चर्चा की है। इन तीनों सीटों पर गठबंधन की संयुक्त रैलियों के बावजूद पार्टी की शिकस्त मिली। कन्नौज से डिम्पल सिंह यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव तीनों सीटों पर हार गई है। एसपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह गोप, अहमद हसन, रेहान नईम और लीलावती कुशवाहा ने मुलायम और अखिलेश के साथ पार्टी के पुनरुद्धार और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की है। मीटिंग में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक बार फिर से पुनरुद्धार को लेकर जुट गए हैं और माना जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं, और यही कारण है कि संगठन में बड़े बदलाव को देखते हुए बैठक के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने लिया है बड़ा फैसला। उन्होंने भंग कर दिए हैं सभी युवा मोर्चे और बोले हैं कि चाटोकारिता की वजह से हार गई है समाजवादी पार्टी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब री एस्टेब्लिशमेंट पे जुट गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 में जबरदस्त हार के बाद समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जबरदस्त गहन अध्ययन के बाद और बैठक के बाद पूरी तरीके से अखिलेश यादव एक्शन में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने सभी युवा मोर्चों को भंग कर दिया है और पुराने जो चेहरे हैं उन पर फिलहाल अभी दांव नहीं लगाई जा रही है। जो नए चेहरे तो जो युवा इकाई थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दी गई है और पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी को भंग कर दिया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके सभी पदाधिकारी हटा दिए गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें पुराने चेहरों को अब तवज्जो मिल सकती है। 2 बार से पराजय झेल चुके अखिलेश यादव अब युवा जोश और अनुभव का समीकरण ठीक करने में जुट गए हैं। खबरों की माने तो अखिलेश पुराने चेहरों पर तवज्जो दे सकते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि चाटुकारों के चलते सपा का यह चुनाव हार गई है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, योगेश प्रताप सिंह, अहमद हसन, लीलावती कुशवाहा, रेहान नईम सहित कई बड़े नेता अखिलेश यादव से मिलकर बातचीत बैठक में चर्चा में जोरों पर रही कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को हटाया जा सकता है, उनकी जगह ओम प्रकाश को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा रही है। पार्टी के मीडिया पैनल उन्होंने पहले ही भंग कर दिया था। जिस तरीके से युवा मोर्चे की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है उसे माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पुनरुत्थान में जुट गए हैं और 2022 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। यही कारण है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको एक बार फिर से मौका देने के मूड में समाजवादी परिवार लग रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों है 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरीके से विवाद पश्चिम बंगाल में हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति अमित शाह के रोड शो में तोड़ी गई थी, उसके बाद से अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक्शन में है और ले लिया है बड़ा फैसला। उन्होंने दे दिया है जांच के आदेश और 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है जांच के लिए। जी हां, बंगाल पुनर्जागरण काल की प्रमुख हस्ती और जाने माने सुधारवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अवच्छेद प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200 पुरानी मूर्ति तोड़े जाने के मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि गृह सचिव अल्पपान बंदोपाध्याय और 5 सदस्यीय कमेटी इस जांच करेगी। इस जांच समिति में नए गृह सचिव भी होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के प्रचार में दौरान अमित शाह की रैली में भड़की हिंसा में ईश्वर चंद्र की मूर्ति तोड़ दी गई थी। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि इस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी शुरू से कहती आ रही हैं कि इसमें साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने दिए हैं बड़े जांच के आदेश और उनका साफ साफ कहना है जो भी इसमें मिलता है इस मूर्ति को तोड़ने में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि वो हमेशा और हमेशा के लिए याद रखे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जल्द ही ममता बनर्जी का बड़ा कहर टूटने वाला है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली है। जी हां, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय उद्योग जगत ने आम चुनाव 2019 में धमाकेदार जीत करने वाली मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था की धीमी बढ़ती रफ्तार को लेकर गंभीर चिंता हो गई है।
उद्योग जगत ने अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार देने के लिए कारपोरेट टैक्स और बाकी करों में तुरंत राहत देने की मांग की है। आपको बता दें कि जीडीपी दर की अक्टूबर से दिसंबर 2018 की तिमाही में महज 6.6% रही, जो बीते 5 तिमाही में सबसे कम है। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि 21 मई को केंद्रीय सांख्यिकी विभाग चौथी और अंतिम तिमाही के आंकड़े जारी करेगा तो हालात और बेहद खराब हो सकते हैं। आशंका है कि इस तिमाही में जीडीपी की दर 6.4% रह सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने पहले ही 2018 और 19 में विकास दर को लेकर अपनी भविष्यवाणी संशोधित करते हुए इसे 7% किया था। इसके पहले जनवरी में उन्होंने कहा था कि 7.2% विकास दर का अनुमान पेश हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जीडीपी लगातार गिर रही है उससे उद्योग जगत में पूरी तरीके से निराशा और माना जा रहा है पूरी तरीके से ये और भी गिरती हुई चली जा सकती है अगर कारपोरेट टैक्स पे कमी नहीं की गई। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़ गए हैं, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी या फिर कांग्रेस पैनल अब मंथन करने में जुटा है कि राहुल गांधी का इस्तीफा लिया जाए या फिर नहीं। दरअसल एक बड़ी खबर निकल के आ रही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत के बाद वहां के लोगों को धन्यवाद देने जाएंगे। वहीं उनके इस्तीफे को लेकर चल रही खबरों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे से लेकर अड़े हुए हैं। सोमवार को कुछ नेताओं से उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन राहुल न मिलने से इनकार कर दिया। इस बीच मंगलवार को उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच इस मुद्दे पर बात करने के लिए सीडब्ल्यूसी पार्टी के सीनियर नेताओं की मीटिंग से इस हफ्ते हो सकती है। वहीं खबर है कि राहुल गांधी अगले 2 दिन के लिए वायनाड के दौरे पर जा सकते हैं। अमेठी में राहुल गांधी की हार के बाद उनके वायनाड दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीडब्ल्यूसी ने राहुल के इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए पार्टी में पर्याप्त बदलाव करने की छूट दी है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में पार्टी के संविधान में भी पर्याप्त परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ इस्तीफे पे अड़े हैं तो वहीं कई पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि फिलहाल इस्तीफा ना दिया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो सकती है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों वो है नोएडा में मुस्लिमों से मारपीट की घटना को लेकर गौतम गंभीर ने जिस तरीके से निंदा की थी उसको लेकर अब ट्रोलर्स के निशाने पर स्वयं गौतम गंभीर ही आ चुके हैं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा गुरुग्राम में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ट्वीट करने पर उन्हीं की पार्टी शुभचिंतकों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। मुस्लिम व्यक्ति से कथित तौर पर हुए छेड़छाड़ को लेकर गौतम गंभीर ने चिंता जताई थी ट्विटर पर, लेकिन उसके बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी के ही कई ट्रोलर्स जो इस बात को हजम नहीं कर पाए अब गौतम गंभीर को ही ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी में अंदरूनी नेता किस तरीके से अब ट्रोलर्स की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता है तो ठीक है, अगर खिलाफ बोलता है तो चाहे बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो उसको तुरंत ट्रोल करने के लिए ट्विटर पर सभी लोग आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बसपा से निकल के आ रही है। मायावती ने किया है बसपा संसदीय दल का गठन, गिरीश बने हैं नेता और श्याम सिंह उपनेता बन गए हैं। जी हाँ, नगीना संसदीय क्षेत्र से जीते सांसद गिरीश चंद को बहुजन समाज पार्टी संसदीय दल का नेता भी चुना गया है, जबकि जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव उपनेता होंगे। दिल्ली में बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जिम्मेदारी सौंपी गई। बसपा के 10 सांसद विजयी हुए हैं। जनता दल सेकुलर से आए और अमरोहा सीट से सांसद नवनिर्वाचित कुंवर दानिश अली के मुख्य सचेतक का दायित्व और मायावती ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। संसदीय दल के नवयुक्त गिरीश वर्ष 2007 और 2012 में विधायक भी रहे। मायावती के भरोसेमंद रहे गिरीश चंद मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर व मेरठ मंडल में संगठन की विभिन्न जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव हार चुके गिरीश ने इस बार नगीना सुरक्षित सीट से भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह को 1,67,000 वोटों से हराया है। इस सीट पर मायावती के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बसपा प्रमुख ऐन वक्त पर गिरीश को उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया था। वहीं उपनेता बने श्याम सिंह यादव सेवानिवृत्त पीएसए अधिकारी व यूपीए राइफल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो वहीं संसदीय दल के गठन के साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की राज्यवार समीक्षा भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में बसपा प्रमुख ने दिल्ली व उत्तराखंड राज्य में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की। मंगलवार को मायावती महाराष्ट्र व कर्नाटक में पार्टी की स्थिति की समीक्षा करेंगी। गौरतलब है कि बसपा ने ज्यादातर राज्यों में प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश की मात्र 10 सीटों पर ही सफलता मिली थी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों मध्य प्रदेश में, जहां पर एक बार फिर से कमलनाथ ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक और सभी विधायकों को अपने पाले में करने का बनाया है नया फार्मूला। जी हां, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी के हमलावर होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के एक नया फार्मूला निकाल लिया है। इसके तहत एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि 5-5 विधायकों को संभाले और उनकी शिकायतों और समस्याओं को गौर करें, ताकि विधायकों में किसी तरीके का संतोष न हो और न भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जा पाए।
सूत्रों के अनुसार कमलनाथ ने रविवार रात विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सभी विधायकों से एकजुट रहने के साथ ही उनकी समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए समय सीमा में कार्रवाई करने का मंत्रियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के एक मंत्रियों को 5 विधायकों को समस्याओं को निराकरण कराने के लिए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं, जबकि निर्दलीय और बीएसपी विधायकों से मुख्यमंत्री सीधे संपर्क में रहेंगे। इसका लाभ ये होगा कि विधायकों में असंतोष नहीं पनपेगा। अगर सरकार पर किसी तरह का संकट आता है तो मंत्रियों के जरिए मुख्यमंत्री तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी और विधायक को संतुष्ट करना संभालना आसान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कमलनाथ के इस फार्मूला से और इस मास्टर स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में पूरी तरीके से अब फेल हो रही है और यही कारण है कि वहाँ बीजेपी नेता पूरी तरीके से बौखलाए भी हैं। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, जिस तरीके से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन बीजेपी अब फिर से सत्ता में आ गई है तो जाहिर सी बात है खेल शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश और मुलायम सिंह यादव मुलाकात के बाद पूरी तरीके से पुराने चेहरों पर एक बार फिर से दांव लगाने की बात कर रहे हैं, वो कितना सही होगा? अगर आप मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।